कार्बन ऑफसेटिंग क्या है? अपने गैस उत्सर्जन को कम करने के बजाय औद्योगिक देशों का दावा है कि पेड़ लगाना या पेड़ों को काटने से रोकना जैसी कुछ कार्यवाहियां उनके उत्सर्जन की भरपाई कर सकती हैं। बेशक पेड़ बढ़ते हुए कार्बन को सोख लेते हैं और इसे पानी और दूध के साथ मिलाकर कचरा में बदल देते हैं, जो उनका आहार बन जाती है। लेकिन जब पेड़ मरते हैं और उनका विघटन होता है तो कार्बन वातावरण में मुक्त होती है। किंतु वास्तव में कोयला या तेल जलाने से निकलने वाला कार्बन एक पेड़ के जीवन से कहीं अधिक समय तक वातावरण में रहता है और जाहिर है कि पेड़ लगाने से इसकी भरपाई नहीं होती। लेकिन ये मान लेना कि ऐसा होता है औद्योगिक देशों के लिए एक सुविधाजनक कहानी बन जाता है, क्योंकि इससे जनता को आश्वस्त रखते हुए अत्यधिक विनाशकारी जीवन शैली को जारी रखा जा सकता है। कल्पना कीजिए कि कोई अजनबी आपके समुदाय के लिए पवित्र 3 पेड़ काट देता है और दावा करता है कि सब ठीक है, क्योंकि उसने पास में ही 3 पौधे लगाने के लिए किसी को भुगतान कर दिया। इसका दावा है कि आपके नुकसान की भरपाई हो गई, क्योंकि भविष्य में पेड़ों की कुल संख्या उतनी ही होगी। लेकिन साफ है कि यह एक सी बात नहीं है, क्योंकि आपके पवित्र पेड़ खास थे और आपने आज जैसे पेड़ खोए हैं, नए पेड़ कई वर्षों तक उस स्थिति तक नहीं पहुंच पाए। कार्बन क्रेडिट्स के संदर्भ में भी यही बात है। ये ऐसे काम करता है। प्रोजेक्ट डेवलपर्स ऐसी जमीन की तलाश करेंगे जहां पेड़ लगाए जाएं या जहां घना जंगल हो और कहा जाए कि उसे काटे जाने का खतरा है। वे इस जमीन के मालिकों के साथ ऐसा समझौता करेंगे जिसके तहत वे पेड़ लगाने के अधिकार के बदले या इस जमीन पर पेड़ काटने से बचाने के बदले जमीन के मालिकों को पैसा देंगे। अक्सर इस समझौते की मांग ये भी होती हो कि जिस जमीन के लिए अधिकार बेचे गए हैं उसके मालिक अब उस जमीन पर नहीं जाएंगे। एक बार जब उन्होंने जमीन पर अधिकार हासिल कर लिया और पेड़ लगा दिए, यदि प्रोजेक्ट वो या कुछ नहीं किया, यदि प्रोजेक्ट ये हो कि पेड़ काटे नहीं जाएंगे, तो वे तथाकथित कार्बन क्रेडिट जारी करना शुरू कर देंगे। कार्बन क्रेडिट को कागज के एक टुकड़े के रूप में सोचें जो एक वादे का प्रतिनिधित्व करता है, चाहे वो पेड़ लगाने का हो या मौजूदा पेड़ों को न काटने का। इन क्रेडिट को खरीदा और बेचा जा सकता है। प्रोजेक्ट डेवलपर्स कार्बन क्रेडिट को अधिकांशतः अलग अलग देशों के खरीदारों को बेचेंगे। खरीदार इन क्रेडिटों का उपयोग गैसों की अस्थिर मात्रा का उत्सर्जन जारी रखने के लिए करेंगे, जबकि यह दिखावा करेंगे कि इसकी भरपाई हो गई है और इसलिए यह स्वीकार्य है। इस प्रकार जबकि प्रोजेक्ट डेवलपर्स और खरीदार दोनों दावा करेंगे कि उनका लक्ष्य जंगलों की रक्षा करना है, ये वास्तव में सच नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्ट्स और संबंधित क्रेडिट पर का उपयोग करके कहीं और नए सिरे से उत्सर्जन किया जा रहा है। क्योंकि औद्योगिक देश बहुत बड़ी मात्रा में इन गैसों का उत्सर्जन करते हैं, इसलिए उन्हें पेड़ लगाने और कार्बन सोखने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में जमीन की जरूरत होती है। वास्तव में तेल, गैस और कोयला जलाने की वर्तमान दर पर कार्बन ऑफसेटिंग के लिए पूरे देशों से भी कहीं ज्यादा बड़ी जमीन की जरूरत है। क्योंकि प्रोजेक्ट डेवलपर्स लगातार सबसे सस्ती जमीन की खोज करते हैं और आदर्श रूप से ऐसी जमीन की खोज करते हैं जहां प्रकृति नष्ट न हुई हो, वे मूल निवासी समुदायों की जमीन के प्रति बहुत आकर्षित होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जमीनों पर मूल निवासियों के अधिकार हमेशा माने नहीं जाते या लागू नहीं होते, और जब होते भी हैं तो प्रोजेक्ट डेवलपर्स को उम्मीद होती है कि वे अपने देश की जमीन की तुलना में मूल निवासियों की जमीन के अधिकार
सस्ती कीमत पर ले सकते हैं। कार्बन ऑफसेट प्रोजेक्ट पिछले 15 वर्षों से मौजूद है, तो अभी तक उन्होंने क्या हासिल किया है? कई अध्ययनों में पाया गया है कि अधिकांश कार्बन ऑफसेट क्रेडिट से जंगलों को कोई अतिरिक्त सुरक्षा नहीं मिली, क्योंकि जिन जंगलों को कार्बन ऑफसेट प्रोजेक्ट द्वारा संरक्षित करने का दावा किया गया था, वे पहले भी खतरे में थे ही नहीं। अन्य मामलों में पेड़ जल गए या लगाए जा रहे पेड़ एक ही गैर देशी प्रजाति के थे जो ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहे और इसलिए कार्बन को अलग करने में विफल रहे। हाल में एक अध्ययन में आकलन किया गया है कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रमाण कंपनी वेरा द्वारा प्रमाणित 94% कार्बन क्रेडिट का जलवायु के लिए कोई लाभ नहीं था, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि जंगलों के लिए खतरों को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर बताया गया था। वनों और पृथ्वी की रक्षा करने की बात तो थी, जब इस पर ध्यान दिया जाए कि इन प्रोजेक्ट्स के चलते दूसरी जगहों पर नए उत्सर्जन हुए, तो साफ है कि इन प्रोजेक्ट्स की विशाल संख्या से कार्बन उत्सर्जन ये वृद्धि ही हुई है। स्थानीय समुदायों पर उनके प्रभाव के संबंध में ये बताया गया है कि कई कार्बन ऑफसेट प्रोजेक्ट्स में जमीन के मालिक और प्रबंधन करने वाले समुदायों को न तो प्रोजेक्ट्स के बारे में सूचित किया गया था, न ही उन्होंने अपनी सहमति दी, फिर भी प्रोजेक्ट आगे बढ़ा। ऐसी कई रिपोर्टें भी आई हैं कि समुदायों को क्रेडिट की बिक्री से होने वाले लाभों के बंटवारे के बारे में जानकारी नहीं है और प्रोजेक्ट डेवलपर्स ने जिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं वे उसका सम्मान नहीं कर रहे हैं और सहमति के अनुसार समुदायों को मुआवजा देने में विफल रहे। कई प्रोजेक्ट्स में मानवाधिकारों का उल्लंघन भी होता देखा गया है, जिसमें मारपीट, यातना, बलात्कार और हत्या शामिल है। उदाहरण के लिए यह बताया गया कि युगांडा में काचुंग सेंट्रल फॉरेस्ट रिजर्व में ग्रीन रिसोर्सेज नामक कंपनी द्वारा प्रबंधित एक वानिकी वृक्षारोपण प्रोजेक्ट के कारण आसपास के समुदायों को वृक्षारोपण स्थल पर जाने से वंचित कर दिया गया। हालांकि ये जमीन भोजन उगाने, पशुधन चराने और वन संसाधन एकत्र करने के लिए महत्वपूर्ण थी। जब समुदाय के सदस्यों ने जमीन पर जाने की कोशिश की तो गार्डों ने उनकी पिटाई की। पेड़ों को उगाने के लिए उपयोग किए जाने वाले रासायनिक उत्पादों ने भूमि और जल मार्गों को प्रदूषित कर दिया, जिससे जानवरों की मृत्यु हो गई और फसलों का नुकसान हुआ। इस तरह के मानवाधिकारों का हनन संभव होता है क्योंकि स्वतंत्र निरीक्षण बहुत सीमित होता है और कुछ मामलों में राष्ट्रीय कानून ऐसे हैं जो मूल निवासियों की रक्षा नहीं करते। कई संरक्षित क्षेत्र, इसमें ऐसे नेशनल पार्क भी शामिल हैं जहां पार्क रेंजरों ने मूल निवासियों को बेदखल कर दिया या उनके साथ दुर्व्यवहार किया है। अब इन पार्क रेंजरों को वित्त पोषित करने के लिए कार्बन ऑफसेट प्रोजेक्ट विकसित कर रहे हैं। उदाहरण के लिए ऐसी स्थिति वर्तमान में कंबोडिया में वन्य जीव संरक्षण सोसाइटी द्वारा प्रबंधित केओ सीमा कार्बन प्रोजेक्ट में हो रही है। एक दूसरे प्रोजेक्ट में पेरू में अल्टामेयो नेशनल पार्क में वन समुदायों के सदस्यों को बलपूर्वक बेदखल कर दिया गया है और पार्क गार्ड और पुलिस द्वारा उनके घरों को बड़े बड़े आरों और रस्सियों से काटा जा रहा। इस क्षेत्र में एक बड़ा कार्बन ऑफसेटिंग प्रोग्राम चल रहा है, जिनके क्रेडिट अन्य देशों में क्रूज जहाजों और थीम पार्क जैसी गतिविधियों के उत्सर्जन की भरपाई के लिए बेचे जाते हैं। एक और मामले में प्रोजेक्ट डेवलपर कार्बोनेक्स्ट पर आरोप लगाया गया था कि पारा राज्यों में अल्टो रियो गुआमा मूल निवासी क्षेत्र में कायापो समुदायों में
विशेष कार्बन क्रेडिट अधिकार प्राप्त करने के लिए उन पर दबाव डालकर उनसे खाली पन्नों वाले दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए गए। उस दस्तावेज का उन भाषाओं में अनुवाद नहीं किया गया जिन्हें वे समझते थे, और वे समझ रहे थे कि वे एक अनुबंध पर नहीं बल्कि मीटिंग के मिनट शीट पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। इस जनजाति को यह भी नहीं बताया गया कि पैसा कार्बन क्रेडिट की अग्रिम बिक्री से आएगा, न ही यह बताया गया कि क्रेडिट किसे बेचा जाएगा। संघीय अभियोजक के कार्यालय में दाखिल की गई अनेक रिपोर्टों के बाद कार्बोनेट्स ने इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया, और यदि उल्लंघन की पुष्टि हो जाती है तो मूल निवासियों के समूहों को कोई किसी भी हानि की भरपाई के लिए इसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ जा सकता है। यह भी पाया गया कि कुछ कार्बन ऑफसेट प्रोजेक्ट्स में समुदायों के भीतर तब संघर्ष पैदा हो गया जब उनके विभिन्न सदस्यों को अलग अलग स्तर की जानकारी दी गई, या जब केवल कुछ सदस्यों से परामर्श किया गया या कुछ को ही मुआवजा दिया गया। उदाहरण के लिए कैलिफोर्निया में यूरोप जनजाति द्वारा कार्बन बाजारों में भाग लेने का निर्णय अभी भी विवादास्पद है, क्योंकि हर कोई ये नहीं समझा था कि यह उनके जंगलों को 100 वर्षों के लिए कार्बन किंग के रूप में लॉक कर देगा। और इस समुदाय के कुछ लोग इस तथ्य को लेकर चिंतित हैं कि इससे कॉर्पोरेट खरीदारों को ये छूट मिल जाती है कि वे दूसरे स्थानों पर वायु प्रदूषण फैला सकते हैं। फिर भी पर्यावरणीय विफलता और मानवाधिकारों के हनन के सबूतों के बावजूद अधिकाधिक कार्बन प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं, जिससे इन प्रोजेक्ट के लिए जमीन खोजने का दबाव लगातार बढ़ रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि औद्योगिक देश इन गैसों का उत्सर्जन करने वाली गतिविधियों से मिलने वाली शक्ति और धन को बनाए रखने के लिए हर संभव संघर्ष करेंगे। इस प्रकार ये दिखावा कि ये प्रोजेक्ट गैस उत्सर्जन की भरपाई करते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि वे लोगों को आश्वस्त करते हुए अपनी शक्ति, धन और जीवन शैली को प्राथमिकता देना जारी रख सकें।